हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। हमने हमारे प्रीवियस वीडियो में हम मगध का जो चैप्टर है वो स्टडी कर रहे थे। हमने ये स्टडी किया था कि कैसे जो है मगध में हर्यक, शिशुनाग और नंद वंश आते हैं। फिर उसी के टाइम में जो है सिकंदर का आक्रमण होता है भारत पे, और उसने जो है कुछ वो हिंदू कुश के दरिए से जो है दर्रे से भारत में आया था, और वहाँ पर अपना कुछ हिस्सा जीतकर व्यास नदी के तट से वो वहीं से वापस चला जाता है। उसके जाने का कुछ रीज़न ये होता है कि उसने जो है झेलम के किनारे जो पुरु के साथ लड़ाई हुई थी उसकी, या फिर जो है सियालकोट में उसकी जो लड़ाई हुई थी, उन सब से उसे एक आइडिया लग जाता है कि वो मगध में जो उस टाइम पे नंद की सेना थी वो उनसे कैसे जो है निपटेगा। तो इसी के दौरान में फिर वो वहीं से वापस जो है बेबीलोन चला जाता है, और वहाँ पर एक सेल्यूकस निकेटर को छोड़ जाता है वहाँ का एरिया संभालने के लिए। तो यहाँ तक हम लोगों ने स्टडी कर लिया है। उसके बाद अब हम जो है चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में या अशोक बिंदुसार के बारे में स्टडी करेंगे। तो इसका जो है फिर हम जानेंगे कि क्या प्रशासन था इनका, कैसी इनकी व्यवस्था थी, या अशोक जो है वो कैसे महान बना, या क्या उसके शिलालेख है, क्या उसको कहा गया है, वो सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन हमारा ये आता है कि हमें मौर्य साम्राज्य की जानकारी कहाँ से मिलती है। तो सबसे पहले क्वेश्चन आपका ये है। इसके दो तरीके हैं। एक तो ये चीज़ होती है कि आपको किसी के भी बारे में आप वो जो है लिटरेचर स्टडी करें, मतलब उस चीज़ के या उस राज्य के रिगार्डिंग जो भी आपका साहित्य था वहाँ से हमें जानकारी मिलेगी, या फिर हमारे पास जो है पुरातात्विक कि आपको जैसे कुछ मिला खुदाई में, या वैसे कुछ पुरातात्विक स्रोतों से हमें जानकारी मिलती है। तो यहाँ भी वही चीज़ है कि हमें जो मौर्य शासन था उसके बारे में जानकारी दो तरीके से मिलती है। इसका जो सबसे पहले काल था वो 322 से, क्योंकि 323 में जो है नंद वंश चला था 323 तक। फिर उसके बाद जो है 322 में जो है मौर्य वंश की शुरुआत करता है चंद्रगुप्त मौर्य। अब यहाँ पर होती क्या है कि जो नंद के समय में आचार्य चाणक्य थे या कौटिल्य थे, उनको तिरस्कृत कर दिया जाता है। फिर वो चंद्रगुप्त मौर्य को शिक्षा देते हैं, और वो उन्हीं की सहायता से जो है धनानंद को पराजित कर देता है, और फिर जो है राजगद्दी को हासिल कर लेता है। यहाँ पर ये स्टोरी ऐसे क्रिएट होती है। तो अब इसकी जानकारी जो है वो हमें कहाँ से मिलती है कि मौर्य वंश जो है था, या चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अशोक जैसे राजा थे इस वंश में। तो सबसे पहला तो ये आता है कि साहित्य जो है वहाँ से हमें जानकारी मिलती है अर्थशास्त्र से। अर्थशास्त्र क्या था, ये कौटिल्य, इसका जैसे एक क्वेश्चन भी बन जाता है 1 नंबर का कि अर्थशास्त्र की रचना किसने की थी, कौटिल्य, चाणक्य या विष्णुगुप्त इनको बोला गया है, उसने की थी। अब इसमें बताया क्या गया है अर्थशास्त्र में मेनली जो है चंद्रगुप्त मौर्य को का शासन, या जो है सामाजिक जो है आर्थिक या राजनीतिक जो उस समय में गतिविधियां थी, या एक राजा को कैसे शासन करना चाहिए, सप्तांग सिद्धांत दिया है इन्होंने इसमें। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र से हमें मौर्य वंश की या मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती है। एक तो ये हो गया। दूसरा जो है इंडिका जो है मैगस्थनीज की एक बुक है। इसका जो है जो ओरिजिन वर्जन था वो तो नहीं मिला, लेकिन मैगस्थनीज जो है वो मौर्य चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में उस टाइम पे था। वो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य से एक संधि के बाद जो है चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आ गया था। तो इंडिका से हमें मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती है। तो यहाँ पर भी एक ये क्वेश्चन है कि इंडिका किसने लिखी, या मैगस्थनीज की पुस्तक जो है वो कौन सी है, इंडिका। दूसरा जो है एक विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस जो है वो एक ग्रंथ लिखा है या नाटक लिखा है, ये बोल लीजिए। तो विशाख दत्त का एक मुद्रा राक्षस है, उसमें ये सारा जो है ऐसे बताया गया है कि कैसे चंद्रगुप्त मौर्य ने कौटिल्य, चाणक्य की मदद से कैसे मगध के साम्राज्य को अपने नियंत्रण में ले लिया था। तो विशाख दत्त जो है उसने मुद्रा राक्षस जो है वो लिखा, या इसकी रचयिता जो है विशाख दत्त है। इसमें जो है
या फिर आपको जो है तिब्बत के जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट हैं, दिव्यावदान, दीपवंश और महावंश, ये चीज़ें हमने बुद्ध साहित्य में भी पढ़ी थी कि दीपवंश और महावंश जो है वो श्रीलंका के जो है साहित्यिक ग्रंथ है, उसमें हमें अशोक के बारे में पता चलता है। तो वहीं से फिर हमें मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती है। एक दिव्यावदान करके है, तिब्बत बुद्धिस्ट जो है टेक्स्ट है, उसमें हमें मौर्य साम्राज्य की जानकारी मिलती है। उसके बाद ये तो हो गया कि हमें साहित्यिक स्रोतों से जो है जानकारी मिलती है मौर्य साम्राज्य की। पुरातात्विक जो स्रोत है वो कहाँ मिले हैं? सबसे पहले तो है एक रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख, वहाँ पर जो है इंस्क्रिप्शन मिले हैं, लेख लिखे हुए मिले हैं कि भारत में अशोक का जो है शासन था। दूसरा जो है, जैसे अशोक ने स्तूप बनवाए, सांची के स्तूप है या सारनाथ का स्तंभ है, तो शिलालेख है इसके, रॉक एडिक्ट है, पिलर एडिक्ट है, और जो है केव भी, गुफाएं भी हैं। तो वो सब चीज़ें बताती हैं कि भारत में जो है मौर्य काल था या अशोक का शासन था। अशोक के जो ये स्तंभ थे, जो भी लेख थे, शिलालेख या जो है स्तंभ लेख या गुफा लेख, उनको सबसे पहले 1837 में जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। क्योंकि इनकी जो भाषा थी वो जगह जगह के हिसाब से अलग थी। जैसे कुछ जगह पे प्राकृत थी, फिर खरोष्टी थी, फिर जो है ब्राह्मी थी। तो इसके जो भी ये लेख है, स्तंभ लेख है या गुफा लेख है, इनकी भाषा प्राकृत थी मेन तो, लेकिन एरिया के हिसाब से, जैसे ईस्ट में गए इंडिया के तो वहाँ पे ब्राह्मी हो गई, ऐसे नॉर्थ वेस्ट में गए तो ग्रीक हो गई। तो इस तरीके से थी। तो ये प्राकृत भाषा में थे या कुछ खरोष्टी ब्राह्मी में थे। तो इनको सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में पढ़ा था। तो ये चीज़ यहाँ से क्वेश्चन आप ध्यान रखेंगे कि सबसे पहले जो है अशोक के शिलालेखों को किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में। अब आते हैं चंद्रगुप्त मौर्य पर। चंद्रगुप्त मौर्य का जो शासनकाल था वो 322 से 323 तक नंद थे। तो उसके बाद 322 से 298 तक BC तक चंद्रगुप्त मौर्य का काल था। चंद्रगुप्त मौर्य को ग्रीक स्कॉलर, जो यूनानी जो है साहित्य में, एंड्रोकोटस और सेंड्रोकोटस कहा गया है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस कहा गया है। मतलब यूनानी साहित्य में सेंड्रोकोटस और एंड्रोकोटस वर्ड यूज किए गए थे। बाद में विलियम जोनस ने ये बताया कि ये एंड्रोकोटस और सेंड्रोकोटस और कोई नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य ही था। तो ये चीज़। अब जूनागढ़ का जो अभिलेख है, रुद्रदामन का जूनागढ़ का अभिलेख, उसमें मतलब ये चंद्रगुप्त मौर्य को कहाँ क्या कहा गया है? जैसे अलग अलग था कि इसने जो है इसको जो है जूनागढ़ के अभिलेख में इसको वैश्य कहा गया है। कहीं कहीं पे इसको ये बताया गया है कि ये मौर्य जनजाति से इसका संबंध था, या ये ऐसे बुद्ध साहित्य में बताया गया है कि ये वहाँ से आया था जहाँ पे मोर बहुत ज़्यादा रहते थे, इसलिए इसको मौर्य कहा गया। या फिर पुराणों में इसको जो है शूद्र कहा गया है। तो ये आपसे पूछा जा सकता है कि पुराणों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य को क्या कहा गया है? तो शूद्र कहा गया है। या फिर जो है ग्रीक स्कॉलर जो है वो इसको क्या कहते थे? सेंड्रोकोटस या एंड्रोकोटस। या फिर जूनागढ़ के अभिलेख में इसको वैश्य कहा गया है। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि जो विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस था, उसमें ये माना गया है कि ये चंद्रगुप्त मौर्य छोटी जाति से था, लोकलैंड जिसको बोलते हैं, कुलहीना वर्ड यूज किया गया है वहाँ पे कि ये छोटी जाति से था, लोकलैंड जिसको बोलते हैं। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखेंगे कि पुराणों में शूद्र कहा गया है, जूनागढ़ के अभिलेख में वैश्य कहा गया है, या मौर्य जनजाति से इसका संबंध है, या विशाखदत्त के मुद्रा राक्षस में इसको कुलहीन कहा गया है। उसके बाद जो है इसका स्टार्टिंग कहाँ से होती है कि ये जो है धनानंद को हराकर मगध का जो है राज्य वो अपने नियंत्रण में ले लेता है। फिर उसके बाद जब सिकंदर यहाँ से वापस गया था तो वो सेल्यूकस निकेटर को अपना जीता हुआ राज्य देके चला गया था, मतलब अफगानिस्तान बलूचिस्तान वाला हिस्सा, जिस पर कि सिकंदर ने अपना राज्य स्थापित कर लिया था। तो 305 में इसकी सेल्यूकस निकेटर के साथ लड़ाई होती है।
305 बीसी में सेल्यूकस निकेटर के साथ चंद्रगुप्त मौर्य की लड़ाई होती है। वहां पर सेल्यूकस निकेटर जो है वो हार जाता है और वो बदले में इसको 4 जो है एरिया, हिरात, बलूचिस्तान, कंधार और काबुल उसको दे देता है। यानी कि जो अफगानिस्तान के आसपास वाला हिस्सा होता है वो इसको हिरात, बलूचिस्तान, कंधार, काबुल इसको दे देता है और इसके साथ जो है अपनी पुत्री हेलेना का विवाह भी कर देता है। मतलब मैट्रिमोनियल अलायंस हो जाता है इन दोनों के बीच में। और फिर मेगास्थनीज जो है, जो सेल्यूकस निकेटर का एम्बेसडर था, राजदूत था, वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आ जाता है। इस तरीके से जो है सेल्यूकस निकेटर वाला हिस्सा जो है वो भी चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में आ जाता है। इसका जो शासन था वो बंगाल, बिहार, मैसूर, अफगानिस्तान जो है काफ़ी था। या मतलब ये लगा लीजिए कि जो है कर्नाटक तक, जो नीचे साउथ का जो हिस्सा था वो कुछ हिस्सा छोड़ के कर्नाटक तक जो है वो पूरा भारत जिसको बोलते हैं कि भारत को स्टार्टिंग में जो एक किया या अखंड भारत जो शब्द जोड़ा गया वो चंद्रगुप्त मौर्य के काल में हुआ था। तो बंगाल, बिहार, अफगानिस्तान जो है, काबुल का एरिया, मैसूर जो है कर्नाटक तक, वो सारा एरिया जो है भारत, वो चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में था। उसके बाद क्या होता है कि ये अपने अंत समय में मैंने आपको जैन धर्म के संबंध में भी पढ़ाया था कि अंत समय में जो है चंद्रगुप्त मौर्य जैन धर्म को अपना लेता है और वो कर्नाटक के मैसूर में भद्रबाहु के साथ चला जाता है अपने जैन गुरु के साथ, और वहाँ पर वो श्रवण बेलगोला में संथरा विधि से अपने प्राण त्याग देता है, मतलब धीरे धीरे भूखा रहकर। तो वो 298 बीसी में अपने पुत्र बिंदुसार को जो है राज शासन देकर और फिर कर्नाटक में मैसूर में चला जाता है, कर्नाटक के मैसूर में श्रवण बेलगोला में, और वहाँ पर संथरा विधि से प्राण त्याग देता है। अब यहाँ पे एक चीज़ ये आती है कि आपको ये चीज़ ध्यान रखनी होगी कि चंद्रगुप्त मौर्य जो है उसके समय में भद्रबाहु उसके जैन गुरु थे और उसी के समय इन्होंने कल्पसूत्र की रचना भी की थी, और जो इसके साथ वहाँ मैसूर में गए थे और इसके साथ जो है इसने अपने वहाँ पर प्राण त्याग दिए थे। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो है उसका पुत्र बिंदुसार मौर्य वंश को आगे लेके जाता है 297 से 273 बीसी तक, 297 से 273 बीसी तक। इसको जो है यूनानी साहित्य में अमित्र घात, अमित्र घात मतलब जिसको कोई डर ना हो, जिसका कोई शत्रु ना हो, वो कहा गया है, या जैन साहित्य में सिंहसेन कहा गया है। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आते हैं एक एक नंबर के कि जो है सिंहसेन बिंदुसार को किस साहित्य में कहा गया है, या यूनानी साहित्य के अनुसार बिंदुसार को क्या कहा गया है। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, अमित्र घात और सिंहसेन। अब इसी के समय में बिंदुसार जो है उसको द लैंड बिटवीन द टू सी, मतलब कि इसने जो है आपको पता है कि यहाँ पर जो है बंगाल, बिहार, अफगानिस्तान, मैसूर, वो सब चीज़ें जो है चंद्रगुप्त मौर्य के अधीन थी। अब इसने जो है इसके बारे में ये कहा गया है कि उसके साथ साथ जो है द लैंड बिटवीन द टू सी, मतलब कि अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल, जो इन दोनों के बीच का हिस्सा था वो मौर्य साम्राज्य के अंदर था। तो इसने वो चीज़ें ऐसे ही मेंटेन रखी। तो इसको जो है द लैंड ऑफ बिटवीन द टू सी, उन सब का इसको राजा बताया गया है। एक जो है सीरिया के राजा थे एंटियोकस प्रथम, वहां पर इसने जो है, ये चीज आप ध्यान रखेंगे, इसने वहां से 3 चीजें मंगाई थी, वाइन, अंजीर और प्रॉफिट। संत भेजने को कहा उनसे, तो उन्होंने वाइन और जो है अंजीर भेज दिए, लेकिन प्रॉफिट भेजने से मना कर दिया और कहा कि हमारे जो है संत वो ऐसे आने जाने के लिए या भेजने के लिए नहीं है, पोलाइटली उनको मना कर दिया। तो ये चीज़ यहाँ से क्वेश्चन बनेगा कि एंटियोकस प्रथम जो है वो सीरिया के राजा से बिंदुसार ने कौन सी 3 चीज़ें भेजने को कहा, या एंटियोकस प्रथम ने क्या भेजने को मना कर दिया। तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे कि प्रॉफिट भेजने से उन्होंने मना कर दिया, वाइन और अंजीर जो है वो भेज दिए थे। तो इसका मतलब जो है बिंदुसार के सीरिया या यूनानियों के साथ भी अच्छे संबंध थे, व्यापारिक संबंध। ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि जो सिकंदर आया था तो उसके कारण व्यापार को बढ़ावा मिला था, नए रास्ते मिल गए थे भारत को, बाहर ग्रीक से, यूनान से, मिस्र से, इजिप्ट से जो है व्यापार करने के।
तो ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। उसके बाद क्या होता है कि इसके समय में दो एम्बेसडर आए थे। एक तो सीरिया से ही जो एंटियोकस प्रथम है उसका जो है राजदूत डिमेकियस आया था, डिमेकियस या डेमोशियस बोल लीजिए आप इसको। तो एक तो सीरिया से डिमेकियस आया था, दूसरा जो है इजिप्ट से पटोलमी प्रथम का जो है मिस्र के जो है राजा टोलमी फर्स्ट का डायनोसियस, डायनोसियस दोनों नाम एक जैसे हैं, डायनोसियस और डिमेकियस, डिमेकियस या डायमोशियस, ये सीरिया से था, एंटियोकस प्रथम का जो है राजदूत, और ये पटोलमी फर्स्ट का डायनोसियस। तो ये जो है दो एम्बेसडर यहाँ पर आए थे बिंदुसार के समय में। इसने आजीवकों को शरण दी थी। आजीवक कौन थे? आपको बताया था कि जैन धर्म के स्टार्टिंग में जब महावीर स्वामी मखली गोपाल से मिले थे तो उन दोनों के बीच में फिर कुछ मतभेद हो गए थे, तो मखली गोपाल ने आजीवक जो है संप्रदाय चलाया था। तो बिंदुसार ने कुछ आजीवकों को शरण दी थी अपने यहाँ पर, ठीक है। तो ये चीज़ आपको बिंदुसार के बारे में याद रखनी है कि उनको यूनान में अमित्रघात सिंह सैन जैन साहित्य में कहा गया है। एंड्रोकस जो है इसको एंटियोकस प्रथम से जो है इन्होंने 3 चीज़ें मांगी थी, वाइन, फिज और प्रॉफिट, लेकिन प्रॉफिट भेजने के लिए उन्होंने मना कर दिया था। फिर उसके बाद जो है डिमेकियस या डेमोशियस जो है सीरिया से एम्बेसडर था, और मिस्र से, इजिप्ट से डायनोशियस था। आजीवकों को इन्होंने शरण दी। उसके बाद आता है अशोक, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन बहुत सारे बनेंगे। तो इसको हम दो चीज़ों में स्टडी करेंगे। एक तो इसका जो है शिलालेख जो है क्या था, क्या नाम नहीं था, और एक जो है इनका जो है क्या कैसे इसकी स्टार्टिंग हुई। तो आप ये चीज़ देखेंगे कि अशोक का जो पीरियड था वो 269 में स्टार्ट होता है, 269 से 232 तक था। अब यहाँ पे जो है 273 बिंदुसार का टाइम था, लेकिन यहाँ पर अशोक का जो है वो 269 में होता है, क्योंकि ये 4 साल तक उज्जैनी में था। जब बिंदुसार के समय में ये तक्षशिला और उज्जैन का गवर्नर था, तो जब बिंदुसार की मृत्यु हुई तो उस समय ये उज्जैन में था। वहाँ पर कोई भी अगर इशू होता था उसका गवर्नर इसको बनाया हुआ था। तो जिस समय बिंदुसार की मृत्यु हुई थी ये उज्जैन में था उस समय पे। तो आप ये क्वेश्चन यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि बिंदुसार के समय में अशोक को तक्षशिला और उज्जैन का गवर्नर बनाया हुआ था, और जब मृत्यु हुई थी तो ये उज्जैन में था। तो उसके बाद जो है इसको जो भी विद्रोह हुआ था उस समय में राजा बनने के लिए, तो इसको 4 साल लग गए थे उस विद्रोह को दबाने में। वो विद्रोह क्यों था? क्योंकि इसने अपने 99 भाइयों की हत्या कर दी थी। और जब ये ऐसा कहते हैं कि जब ये हुआ था तो इसकी जो है माता है उन्होंने कहा था नाउ आई एम अशोका, मतलब अब मैं शोक से मुक्त हूँ, तो इसीलिए इनका नाम जो है अशोक हुआ। जो माता ने खुद कहा था कि नाउ आई एम अशोका, अशोका मतलब कि मुझे अब कोई दुख नहीं है, इसीलिए इनका नाम जो है अशोक रखा गया। तो इसने जो है 4 साल तक जो है बाकी अपने भाइयों की जो है हत्या की, और फिर बाद में ये गद्दी पर बैठा। और ये सब इसने किया था राधा गुप्त की मदद से, जो कि बिंदुसार के समय में मंत्री था। तो अशोक ने जो है राधा गुप्त जो चीफ मिनिस्टर था उसकी मदद से अपने भाइयों को मारकर फिर शासन को हासिल किया था। तो ये चीज़ है। इसने जो है ये पहला राजा था अशोक जिसने कि फर्स्ट टाइम जो है पब्लिक से ये टच में हुआ। टच में होने का मतलब है इसने जो है पब्लिक डीलिंग की। उसके लिए इसने जो है पिलर बनवाए, जैसे स्तंभ लेख लिखवाए या गुफा लेख लिखवाए या जो है पहाड़ियों पर लिखवाए, मतलब कि अपने लेख लिखवाए और वो जो है जनता के सामने अपनी चीज़ों को रखा। तो ये पहला राजा था। अब इसने अपने जो लेख थे वो ब्राह्मी में, खरोष्टी में, प्राकृत में और ग्रीक भाषा में लिखे थे। ये चीज़ हम लोगों ने पहले भी स्टडी की है कि इसने जो भी अपने लेख लिखवाए थे वो ज़्यादातर ब्राह्मी में थे, लेकिन खरोष्टी, प्राकृत और ग्रीक भाषा में थे। और इनको जेम्स प्रिंसेप ने 1837 ईस्वी में सबसे पहले स्टडी किया था।
यहाँ पर जो है इसका जो शासन, वो बंगाल जो है, बंगाल, बिहार, मैसूर, अफगानिस्तान, ये सारा चंद्रगुप्त मौर्य के समय से चला आ रहा था। यहाँ पर जो है इसका बंगाल, बिहार, कश्मीर और जो नेपाल की तराई थी, घाटी थी, वहां तक, बस एक ये लगा लीजिए कि अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, साउथ में जो नीचे का पार्ट नहीं था वो मौर्य के अंडर में नहीं था। नहीं तो पूरा ऊपर का जो नॉर्थ वेस्ट था, ईस्ट था, वो सब कुछ इनमें कवर था। हिंदू कुश, बंगाल, कश्मीर, नेपाल जो है वो सब कुछ इनके अशोक के अंडर में था। उसके बाद क्या होता है कि जो कलिंग युद्ध होता है उड़ीसा में 261 बीसी में, तो यहाँ पर जो उसने मतलब कत्लेआम देखा या किया खुद, तो वहाँ से उसका जो है हृदय परिवर्तन हो जाता है। तो 269 में मतलब 8 साल बाद जो है उसका कलिंग युद्ध होता है, तो यहाँ पर उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है। ऐसा 13वें शिलालेख में बताया। इसके कुल 14 जो है शिलालेख हैं, तो उसके 13वें शिलालेख में बताया है। इसके जो है कुछ गुफा लेख भी हैं, कुछ जो है इसके शिलालेख हैं, कुछ स्तंभ लेख हैं। तो उन सब चीज़ों के बारे में बताया जाएगा कि कौन सा इम्पोर्टेंट है और आपको क्या करना है। तो 13वें शिलालेख में ये चीज़ बताई गई है कि कलिंग युद्ध के बाद जो है अशोक का हृदय परिवर्तन हो जाता है। हृदय परिवर्तन मतलब वो भेरी घोष से धम्म घोष की नीति अपना लेता है। भेरी घोष से धम्म घोष की नीति अपना लेता है। भेरी मतलब कि युद्ध करने वाले की बजाय, धम्म मतलब वो आखिरी टाइम में हम सबको पता है कि अशोका ने जो है बुद्ध धर्म अपना लिया था और उसके प्रचार के लिए भी बहुत सारे काम किए थे। तो वो धम्म की नीति अपना लेता है, मतलब कि बुद्ध धर्म के सिद्धांतों को, बुद्ध धर्म के नियमों को पालन करने लगता है, या फिर वो अहिंसा के जो है अहिंसा को सपोर्ट करने लगता है। तो इसी के क्रम में जो है वो धम्म घोष की नीति अपना लेता है भेरी घोष की बजाय। अब अशोक को जो है कई जगह पे देवानाम प्रिय और प्रियदर्शी या प्रियदर्शी राजा कहा गया है। देवानाम प्रिय मतलब कि देवताओं को प्रिय जो है, और प्रियदर्शी या प्रियदर्शी जो है जो देखने में प्यारा लगे। तो कई जो इसके शिलालेख हैं उनमें इसको देवानाम प्रिय या प्रियदर्शी राजा कहा गया है। तो हम किसी जो है ये अशोक के बारे में हमने इसमें जो है बहुत सारी धर्मशालाएं भी बनवाई, हॉस्पिटल भी बनवाए। अपने पुत्र महेंद्र और संघमित्रा को जो है इसने श्रीलंका भी भेजा था बौद्ध धर्म का मिशनरी बनाकर, या इसने जो है काफ़ी जगह बर्मा में, श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार किया था। तो ये यहाँ से कलिंग युद्ध के बाद से फिर एक ऐसा जीवन जीने लगता है जिसमें अहिंसा की जो है वो जगह होती है, और हिंसा को ये बिल्कुल छोड़ देता है। तो ये चीज़ें फिर किसी राजा के लिए जो है उतने लंबे टाइम तक नहीं होती कि वो फिर इतना शासन कर पाए, क्योंकि अगर आपको राजा बने रहना है लंबे समय तक तो फिर आपको युद्ध तो करने ही पड़ेंगे। लेकिन यहाँ से वो चीज़ें वो ख़त्म कर देता है। तो ये सब चीज़ें अब आगे के वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि जो है अशोक के जो शिलालेख हैं वो कहाँ पर उसको देवानाम प्रिय या प्रियदर्शी कहा गया है, या कहाँ पर उसको सिंपल जैसे उसका नाम अशोक रखा गया है। तो या फिर इसका जो मौर्य वंश का अंतिम राजा कौन था, कैसा यहाँ पे प्रशासन था, या स्त्रियों की दशा कैसी थी, तो वो सब चीज़ें हम किसी अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आप इन चीज़ों को ध्यान रखिए कि जो है कहाँ से हमें मौर्य वंश की जानकारी मिलती है, फिर कैसे चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार और अशोक का जो है टाइम होता है। यहाँ से एक एक नंबर के क्वेश्चन काफ़ी बन जाते हैं, तो वो चीज़ें आप लोग ध्यान रखेंगे। थैंक यू।